हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर आज से हम लोग जीके का इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने जा रहा है, जिस पे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो आज हम लोग करेंगे दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले हमें पढ़ना होगा विदेशी आक्रमण। ठीक है, क्योंकि जो इस्लामिक शासक शुरू हुआ था वो धीरे धीरे शुरू हुआ विदेशी आक्रमण के साथ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग विदेशी आक्रमण। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्रथम मुस्लिम आक्रमण या इस्लामिक आक्रमण हुआ जो मोहम्मद बिन कासिम के समय में हुआ था। तो ये कहाँ पर हुआ था? तो ये सिंध प्रांत में हुआ था, जो कि पहले भारतीय कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करता था, है ना। यहाँ पर आक्रमण करता है कौन? तो मोहम्मद बिन कासिम। ठीक, चलिए, सिंध प्रांत पर शासन कर रहे राजा दाहिर उसके समय में हुआ था। तो ये पूछ देता है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके समय में आक्रमण किया था या प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके समय हुआ था? तो राजा दाहिर के, जो कि ब्राह्मण शासक हुआ करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए, इनको मार देता है और मोहम्मद बिन कासिम इनका गला काट कर ले जाता है अपने होम कंट्री, जो अरब से आया हुआ था, यानी अरब में। ठीक है, अब वो अरब से आया हुआ था। आगे बढ़ेंगे, तो मोहम्मद बिन क्यों आया था, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये माना जाता है कि व्यापार या ट्रेड इसका मेन कारण था। व्यापार करते थे जो अरबियन थे, है ना। तो यहाँ पर राजा दाहिर ने कुछ छेड़छाड़ की, अर्थात जो ट्रेडर व्यापारी होते थे उनकी हत्या करा दी थी राजा दाहिर ने। ठीक है, जिसके कारण, जिसके वजह से अरब से उस समय के जो समकालीन शासक थे उन्होंने अपने मिलिट्री से मोहम्मद बिन कासिम को यहाँ पर भेज देते हैं और राजा दाहिर को मरवा देते हैं। इसका मुख्य कारण ये माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। यहाँ पर अगला आक्रमण होगा तुर्की आक्रमण। ठीक है, तो प्रथम तुर्की आक्रमण मोहम्मद गजनवी द्वारा किया गया था 1998 से 1030 ईस्वी तक। तुर्की आक्रमण का मतलब है तुर्कमेनिस्तान, जो अफगानिस्तान के ऊपर वाले रीजन है उसको। इसका कतई अर्थ ये नहीं है कि मोहम्मद गजनवी तुर्क से आया था। ठीक है, मोहम्मद गजनवी ने 17 बार भारत पर, कितने बार? तो 17 बार आक्रमण किया, ये माना जाता है। आक्रमण का मुख्य कारण क्या था? बदला और लूट। ठीक है, तो बदला कैसा है? तो चलिए जान लेते हैं। बदला अपने पिता सुबुक्तगिन की मृत्यु के लेना, जो उसने लिया जयपाल को हराकर। जयपाल को मारा नहीं, जयपाल ने खुद ही सुसाइड कर लिया, और इतना ज़्यादा लज्जित होने के बाद। ठीक है, और लूट इसलिए क्योंकि वह मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया जिसको बोलते हैं, पर शासन करना चाहता था। वो मक्का में वो अपना शासन स्थापित करना चाहता था, जिसकी वजह से उसने लूट मचाई। अब चलिए ये जान लेते हैं कि 17 आक्रमणों में सबसे बड़ा जो आक्रमण और लूट था वो कहाँ पर किया था? तो सोमनाथ का मंदिर पे, जो कि 1025 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसका पहला आक्रमण जो किया था तो 1001 ईस्वी में इसने किया था। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण हुआ था तो इसका ये सेकेंड लास्ट आक्रमण हुआ करता था। अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया। माना जाता है कि सोमनाथ मंदिर में जो सोना वगैरह लूट कर लेकर आया था, सोने के गेट लौटते हुए, वो जाट समुदाय एक ट्राइब हुआ करता था, खूंखार ट्राइब ने इसे, मतलब खूंखार ट्राइब ने मोहम्मद गजनी को ही लूट लिया। ठीक है, और इसे काफ़ी तंग करके भेजा, है ना। जहाँ से आया था तो कहाँ का शासक था? गजनी का, तो गजनी उसको भेज दिया, जिसका बदला लेने आया मोहम्मद गजनवी कब? तो 1027 में। इसके बाद ये 1030 ईस्वी में इसका क्या हो जाता है? तो मृत्यु हो जाता है। तो यहाँ पर गजनवी का कहानी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो मोहम्मद गजनवी के समय कुछ लेखक हुए, उनके बारे में जान लेते हैं। तो ये है फिरदौसी, उन्होंने शाहनामा लिखी है। ठीक है, अगले हो गए अलुबर्नी, जो लिखे हैं तहकीक हिंद। किसकी पुस्तक है पूछ देगा, ये किसने लिखी है? तो अलुबर्नी ने। अब चलिए द्वितीय आक्रमण में आता था। तो द्वितीय आक्रमण तुर्कों ने किया था। तो जो सेकेंड आक्रमण होता है वो कौन करता है? तो तुर्की आक्रमण होता है। तो आपको ये सीक्वेंस भी याद करना होगा, पहला अरब, सेकेंड तुर्की आक्रमण। हाँ, तो द्वितीय तुर्की आक्रमण मोहम्मद गौरी का आक्रमण था, जो 1175 से 1226 एडी तक ना चला। तो 1175 ईस्वी में सबसे पहले आक्रमण मुल्तान में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
तो देखिए 1178 में गुजरात वाले क्षेत्र से दिल्ली आना चाहता था। इसमें दो रूट थे, कौन से दिल्ली आने के लिए था, अपर से सिंध प्रांत और नीचे से वाले क्षेत्र थे जिसको उसको चुना मोहम्मद गौरी ने। जब 1178 में आक्रमण करने आया था तो उस समय गुजरात का शासक कौन हुआ करता था, तो भीमसेन द्वितीय थे। उन्होंने इस पर पलटवार आक्रमण किया और मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हराकर वापस भेज दिया था। ठीक है। जब दोबारा इसने आक्रमण किया तो उस समय दिल्ली के शासक जो थे वो थे पृथ्वीराज, या इसी को पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय भी बोला जाता है, जो कि चौहान वंश के शासक थे दिल्ली में। ठीक है। अब जानते हैं कि इनके बीच में प्रथम या दो ठो युद्ध हुआ था। प्रथम तराइन का युद्ध 1191 और 1192 में। प्रथम में पृथ्वीराज चौहान ने जीता था, दूसरा में मोहम्मद गौरी ने जीता था। तो चलिए उसको भी हम लोग देखेंगे, आगे में होगा। तो देखिए ये माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच दो मुख्य युद्ध हुआ। ठीक है। चंदावर चंद्रबाई एक लेखक थे जो कि पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। उन्होंने कौन सा बुक लिखे थे, पृथ्वीराज रासो, है ना। तो इसमें कुछ लिखा गया है बुक में, जो मेंशन है उससे के लिए समझते हैं। तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार मोहम्मद गौरी ने टोटल 17 बार आक्रमण किया। इन 17 आक्रमण में 16 बार या पूरी 17 बार उसको हार मिली, किसको, मोहम्मद गौरी को। ठीक है। और यहाँ पर दो ठो युद्ध होता है इन दोनों के बीच, वो कौन सा है, तो तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध, है ना। तो तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था, वो तराइन एक जगह है जो दिल्ली और लाहौर के बीच में पड़ता है। तो ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। तो प्रथम जो 1192 हुआ था तराइन का युद्ध, इसमें किसने जीता, तो इसमें जीता पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है। और जो कि अगला 1192 में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध, तो इसमें कौन जीता है, तो इसमें जीता है मोहम्मद गौरी ने। तो बस इतना आपको क्लियर रखना है। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के अनुसार एक राजकुमारी संयोगिता थी जो कि राजा जयचंद की पुत्री थी, जो गढ़वाल के शासक थे। चौहान जैसे एक राजपूत वंश था वैसे ही गढ़वाल भी एक राजपूत वंश था। ठीक है। और गढ़वाल कहाँ पर लीड कर रहे थे, तो कन्नौज में लीड कर रहे थे। ठीक है। तो माना जाता है कि जयचंद की बेटी संयोगिता को उठाकर ले गया पृथ्वीराज चौहान ले गए थे। तो पृथ्वीराज चौहान और पहले से ही इनके बीच टकराव चले आ रहे थे, इसलिए राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था आक्रमण के लिए। ठीक है। तो इसका कारण ये भी था, आपको जानना चाहिए। तो राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के हार के बाद 1 महीने या 4 सप्ताह एक अनलिमिटेड पार्टी की घोषणा की। ठीक है। लेकिन बहुत थोड़े ही समय अंतराल के अंदर मोहम्मद गौरी ने दोबारा आक्रमण किया और जयचंद के साथ चंदावर का युद्ध लड़ा। ठीक है। चंदावर का युद्ध लड़ा। ठीक। और 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ, तो मोहम्मद गौरी और जयचंद, जिसने इसको इनवाइट किया था। और इसमें जीता कौन था, तो मोहम्मद गौरी, हार गया कौन, यहाँ पर जयचंद। तो यहाँ पर विदेशी आक्रमण हम लोग खत्म होता। अब मेन टॉपिक जो हम लोग का था दिल्ली सल्तनत, ये 1206 से 1526 ईस्वी तक, इसको अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 1 रहेगा इसमें, है ना। तो चलिए दिल्ली सल्तनत के बहुत सारे वंश आए, तो कौन कौन से है, तो पहला गुलाम वंश जो कि 1206 से 1290 ईस्वी तक, दूसरा खिलजी वंश जो कि 1290 से 1320 ईस्वी तक, और तीसरा तुगलक वंश जो कि 1320 से 1414 ईस्वी तक, और चौथा सैयद वंश जो कि 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक, और पांचवा था क्या है, लोधी वंश जो कि 1451 से 1526। तो इसका याद करने का ट्रिक है कि इसको लाइनिंग से कैसे याद कर सकते हैं, तो इसका ट्रिक है गुल खा तसली में, आप उस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है। क्या है ट्रिक, तो गुल खा तसली में। गुल मतलब गुलाम वंश, खा मतलब खिलजी वंश, खा तसली में, त से तुगलक वंश, स से सैयद वंश, त स ली, तो ली से लोधी वंश, है ना। तो आप लिख सकते हैं गुल खा तसली में। ठीक है। तो चलिए आते हैं मेन टॉपिक पर। ठीक है। तो हम लोग का यहाँ तक तो हो गया ये वाला, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो जब हम लोग को पता है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया था, तो उसके बाद क्या होता है ना कि वो अपने वापस चला जाता है अपना देश, जहाँ से आया था, कहाँ, गजनवी से, है ना। तो वहाँ वापस चला जाता है।
तो उसके बाद देखते हैं, तो चला जाने के बाद उसका तो दिल्ली पर शासक हो गया, ठीक है, पूरा उसका कंट्रोल था। तो अब वहाँ पर शासन करने के लिए वो भेजता है किसको, तो वो भेजता है कुतुबुद्दीन ऐबक को भेज देता है, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी का भरोसामंद था, सबसे भरोसेमंद वहाँ का वो कमांडर था, ठीक है, जिसकी सहायता से उसने जीतने में मदद की थी तराइन के युद्ध में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का एक गुलाम या स्लेब दास भी था। इसके अलावा भी कई सारे गुलाम दास थे जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, तो चलिए देख ही लेते हैं। पहला था यलदोजा, कुवाचा और बख्तियार खिलजी। तो यलदोजा को जो गौरी ने गजनवी दे दिया, ठीक है, और कुवाचा को क्या दे रहा, तो वहाँ पर कावाल दे दिया गया, ठीक है। और बख्तियार खिलजी को ईस्टर्न इंडिया या पूर्वी भारत के भागों में उसको दिया गया शासन करने के लिए, हम बोल सकते हैं कुछ क्षेत्र दे दिया गया जिस पर उन्होंने वो शासन करेंगे। और ये माना जाता है कि बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और मोहम्मद गौरी ने अपने अंतिम आक्रमण 1206 ईस्वी में किया था, और वापस जब जा रहा था तो वही मारा जाता है, ठीक है। तो ये था, यहाँ तक आगे बढ़ेंगे। गौरी का मारे जाने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना शासन शुरू कर दिया लाहौर में, ठीक है। अब आते हैं गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना रूल शुरू किया लाहौर में, ठीक है। इसकी राजधानी थी जो लाहौर थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे 1206 से 1210 तक, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, लाखों का दाता की उपाधि दी गई थी, और 1210 में चौवन या पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसकी मृत्यु कैसे हुआ था, तो घोड़े पर बैठकर खेल रहा था, वहां से गिरने के कारण पोलो खेल रहा था, चौवन जिसको बोलता है या पोलो, ठीक है। तो उस पर गिर गया था, उड़ा था, तो जिससे इसको मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दो मस्जिदों का निर्माण कराया था, वो कौन सा है, तो दिल्ली में है, कौन सा, तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, और दूसरा अजमेर में है जो 2.5 दिन का झोपड़ा। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में क्या बनवाया, तो कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, ठीक है। इसको कंप्लीट करा नहीं पाया था, तो उसको कंप्लीट कराया था इल्तुतमिश और एक उसके साथ आगे। तो उसने सिर्फ शुरू करवाया, खत्म पूरा नहीं कर पाया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसको पूरा कराने का काम कौन किया, तो इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। मुख्य काम करवाया था मुख्य काम करवाया था कि वो गुलाम या दास, जिसको बोलते हैं गुलाम वंश या दास वंश भी बोलते हैं, इल्तुतमिश ने इसलिए ये गुलाम वंश कहलाया, ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही गुलाम या दास हुआ था, इसलिए इसे गुलाम वंश कहलाया। इसी को मामलुक वंश भी कहा जाता है, ठीक है। हम इसके बाद कौन आता है, तो इसके बाद मृत्यु के बाद इल्तुतमिश 1211 से 1200 1211 से 1236 ईस्वी तक अब इसका शासन होता है इल्तुतमिश का, ठीक है। तो इसी को, या इसका पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश है, को गुलाम वंश का वास्तविक रियल जो संस्थापक है वो किसको कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को, ठीक है। तो ध्यान रखें, जब भी आपको वास्तविक संस्थापक पूछे तो कौन टिक करेंगे, इल्तुतमिश। अगर ऐसे पूछ दे कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, और रियल पूछे तो ये इल्तुतमिश हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। तो इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया, ठीक है। पहला पॉइंट, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को चंगेज खां के प्रकोप से या उससे बचाया था। और जो चंगेज खान था वो कहाँ का रहने वाला था, तो मंगोलियन था, मंगोल का रहने वाला था, ठीक है। इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्के, टका और तांबे के सिक्के, जीतल, है ना, इसको भी चलवाया था। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली का स्थापित किया, ठीक है। ये इक्ता प्रणाली क्या होता है, तो एक जमीन का टुकड़ा होता है, जमीन का टुकड़ा से रिलेटेड है, ठीक है।
और इसी के समय में तुर्क ए चहलगानी एक सिस्टम स्टार्ट किया जिसमें 40 सैनिकों मुख्य होते थे, उनको वो नियुक्त किया, जिसको बाद में जाकर आगे जाकर बलवन ने इन 40 को मरवा कर ख़त्म करा देता है, इसको बंद करवा देता है। ठीक है, तो वो भी आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो इल्तुतमिश के दासों के आधिकारिक कुलीन वर्ग स्थापित किया जिसमें चहलगानी चालीसा जिसमें 40 लोगों का समूह के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब इल्तुतमिश के बाद उस वहाँ का दिल्ली सल्तनत या वहाँ का शासन कौन बनते तो रजिया सुल्तान, जो कि इसकी बेटी रहती है, तो ये इल्तुतमिश की बेटी होती है, तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, भारत में शासन करने वाली प्रथम महिला शासक एक वक्त मुस्लिम महिला कौन थी, तो वो रजिया सुल्तान थी, जिसका शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, भटिंडा के गवर्नर अल्तुनियन ने रजिया के अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, और रजिया ने याकूब के साथ अल्तुनिया का विरोध चढ़ाई की, मतलब उसके विरोध में उन्होंने कुछ कार्रवाई किया। ठीक है, अल्तुनिया ने याकूब की हत्या करवा दी और रजिया को कैद कर लिया। इसके बाद रजिया और अल्तुनिया ने एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, लेकिन 1240 ईस्वी में रजिया एक षड्यंत्र का शिकार हो गई, जो कैथल, जो कि हरियाणा में के पास में पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है, वहाँ पर उसकी हत्या कर देती है। तो ये खोखर जनजाति द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। तो रजिया सुल्तान के मृत्यु के बाद कुछ छोटे मोटे शासक हैं जो ज़्यादा समय तक नहीं रहे। उसके बाद आता है गयासुद्दीन बलवन, जो 1266 से 1287 ईस्वी तक रहा। ठीक है, तो बलवन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे। गयासुद्दीन बलवन ने 40 की शक्ति जिसको इल्तुतमिश ने शुरू किया था तोड़ दिया, है ना, और ताज प्रतिष्ठा बहाल की, यानी मोनार्ची इस्टेब्लिश की थी। ठीक है, गयासुद्दीन बलवन नायाब की उपाधि पर था जब रजिया की मृत्यु हुई थी, और रजिया का भाई था कौन, नसीरुद्दीन मोहम्मद को गद्दी पर बैठने में सहायता की थी बलवन ने, और नायाब की पोजीशन दी नसीरुद्दीन मोहम्मद ने बलवन को दी थी। ठीक है, और ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना हो कि बलवन ने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज का स्थापित किया, है ना, स्थापना किया। तो दीवाने अर्ज किसने स्थापित किया था, तो बलवन ने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। जिल्ले इलाही जिसका मतलब होता है भगवान की परछाई होता है। ठीक है, और बलवन ने ही सिजदा और पैबोस का ये स्टार्ट किया था। सिजदा का अर्थ होता है सम्राट के सामने साष्टांग प्रणाम, और पाइवोस का अर्थ होता है राजा के पैरों को चूमना, है ना, ये होता है। तो बस यही था, यहाँ तक आज की कहानी। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं पार्ट 2 में, अगले में, जो आगे हम लोग इसके आगे का कहानी देखेंगे और समझेंगे। तो ठीक है, बाय। वीडियो पसंद वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।